स्टॉप रिकॉर्डिंग, ठीक है, हो गया। देखिए देखिए इधर देखिए, वॉइस कल के, देखिए ध्यान, अलर्ट हो जाइए। वॉइस कल के वीडियो में थोड़ी सी अच्छी नहीं आई थी, कुछ टेक्निकल इश्यूज था। आज से आप गौर से देखिए। आज सबसे पहले हम लोग फ्रेम कर लेते हैं लेक्चर कि क्या क्या करेंगे। इधर देखिए, जल्दी से जल्दी हम लोग सारे इलस्ट्रेशंस और बिगिनर बॉक्स खत्म करेंगे वेक्टर के। रुकिए, और ये नोट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट्स को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, लेकिन नोट्स के फॉर्म में आपका पीडीएफ में ये सब होगा। तो नोट्स के फॉर्म में आप नोट्स देख लीजिएगा अब पीडीएफ से, है ना। कॉन्सेप्ट्स मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है बा, मत बात नहीं करिए पीछे, एकदम एक जगह दिमाग रखिए, एक चीज दिखे। तो नोट्स के फॉर्म में आपका ये पीडीएफ होगा, और कॉन्सेप्ट्स में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। खटाखट हम लोग सवाल जितना कर पाते हैं करते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज समझा दूं, खूब गौर से देखिए। मैंने आपको वेक्टर समझा दिया। अब तक क्या क्या समझाया, गौर से देखिए कि वेक्टर क्या होता है, एक बात समझा दिया। दूसरी बात आपको समझा दिया, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ग्राफिकल वे और सिंबॉलिक वे, वो समझा दिया। बात समझ में आई। उसके बाद मैंने आपको समझा दिया कि वेक्टर कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप्स के वेक्टर हैं। बात एकदम नहीं करिए, नहीं करिए, एक दो लोग करते हैं, पूरा क्लास डिस्टर्ब होती है। तो देखिए इधर देखिए, उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर मैंने सबको बता दिया कि वेक्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक। उसके बाद मैंने आपको वेक्टर अलजेब्रा बता दिया। मैंने आपसे बताया कि वेक्टर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, ये स्केलर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करने के जैसा नहीं होता है। इसके डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स होते हैं, और ये सारे सेट ऑफ रूल्स वेक्टर अलजेब्रा के अंतर्गत आते हैं। वेक्टर की एक डिफरेंट अलजेब्रा है, ठीक है ना। तो वेक्टर अलजेब्रा में मैंने आपको एडिशन ऑफ वेक्टर्स बताया। एडिशन ऑफ वेक्टर्स में मैंने आपको बताया कि पैरेललोग्राम लॉ है, ट्रायंगुलर लॉ है और पॉलीगन लॉ है। और साथ में ये बताया कि पॉलीगन लॉ हर समय नहीं लगेगा, जबकि ट्रायंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम लॉ हर केस में लग जाएगा। पॉलीगन लॉ को लगने की स्पेशल कंडीशन है, ठीक है। फिर मैंने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बताया, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बताया, और फिर आपको डिवीजन ऑफ वेक्टर बताया, बता दिया बेटा, ठीक है ना। फिर आपको मैंने बताया रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर्स। अगर कोई वेक्टर है, ठीक है स्टॉप देखिए, अगर कोई वेक्टर है तो उसको क्या कहते हैं, अगर कोई वेक्टर है तो उसको रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन उसका कैसे होगा, ये आपको बताया। रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर का मतलब है किसी भी वेक्टर को कुछ वेक्टर्स के में तोड़ना इस प्रकार से कि उन सब कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स का जो एडिशन है वो ओरिजिनल वेक्टर हो। अगर ये काम हम करते हैं तो इसको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं, ठीक है ना। और अगर वेक्टर को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हाँ, परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स में किसी वेक्टर को तोड़ते हैं तो रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अगर वेक्टर का रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन एक स्पेस में करेंगे तो केवल दो कंपोनेंट वेक्टर मिलेंगे, और अगर एक स्पेस में करेंगे, अगर प्लेन में करेंगे तो केवल दो कंपोनेंट वेक्टर मिलेंगे, और स्पेस में करेंगे तो तीन कंपोनेंट वेक्टर मिलेंगे। ये बात मैंने समझाई कि नहीं समझाई बेटा। उसके बाद डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में बताया कि कोई भी वेक्टर एक्स वाई और जेड एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसको हम बाई कन्वेंशन अल्फा बीटा गामा कहते हैं। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइंस होता है, ठीक है। फिर मैंने आपको समझाया, नेक्स्ट बात आपको मैंने एक आइडेंटिटी प्रूव करके दिखाई कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। और साथ में एक और आइडेंटिटी आपको बताई हमने, साथ में एक और आइडेंटिटी बताई कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। ये सारी बात बताई, बता दी। तो इतनी इतनी बातें करीब करीब अब तक मैं डिस्कस कर चुका हूँ, और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी लाइन से मैं डिस्कस कर रहा हूँ जितने भी आपके मॉड्यूल में हैं, कोई भी स्किप नहीं कर रहा हूँ, चाहे आसान हो चाहे कठिन, ठीक है ना। अब इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए एक डिसीजन हम लोगों ने फिलहाल अभी ये लिया कि सर आप एक्सप्लेन कर दिए बढ़िया से सारे पॉइंट्स, और साइक्लोस्टाइल के फॉर्म में नोट्स दे दीजिए, और वो नोट्स हम नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे, ये हम लोग डिसाइड कर लिए, ठीक है ना। तो अब उसी पैटर्न पे हम चलेंगे और क्वेश्चन सारे लगाएंगे, एक्सप्लेनेशन हर पार्ट का हम दे देते हैं,
और साइक्लोस्टाइल नोट्स है, उस नोट से आप देखिए, और उस नोट्स के बाद अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप लोग क्या करिए, उसके बाद आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कि सर इस नोट्स के इस ये लाइन नहीं समझ में आ रही है, ये पार्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं क्लास के बाद आपको बता दूंगा। यही डिसीजन हो गया फाइनल, ठीक है ना। तो अब आप देखिए अब नेक्स्ट चीज देखिए, मैं आपको दो वेक्टर्स के बीच एक और ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन से ये मत समझिए कि चीर फाड़ करेंगे, कि चीर फाड़ करेंगे वो ऑपरेशन है। अरे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब भी ऑपरेशन है, ठीक है ना। तो अब हम दो और नए ऑपरेशन से आप लोग को परिचित कराने जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब मैं आपको दो नए मैथमेटिकल ऑपरेशन बता रहा हूं, जिनमें से एक को डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कहते हैं और दूसरे को क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कहते हैं। खूब ध्यान से देखिए, अगर दो वेक्टर्स ए और बी हैं, अगर दो वेक्टर्स ए और बी हैं, तो यहां देखिए, यहां लिखा मैंने डॉट प्रोडक्ट और यहां पे लिखा क्रॉस प्रोडक्ट। यहां क्या लिखा, क्रॉस प्रोडक्ट, वहां डॉट लिखा और यहां पे क्या लिखा, क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले देखिए कि अगर कोई दो वेक्टर्स, ये क्या हो गया है, बोर्ड पे फिर से वहीं पे आ गए हम लोग, ये कैसे हो गया, फिर है ये वाला, ये चलिए, ये कैसे हो गया था भाई। अच्छा लेक्चर सुनते रहिए, लेक्चर सुनते रहिए जब तक वो आ रहा है। तो अब मैं एक दो नए मैथमेटिकल ऑपरेशन बताने जा रहा हूँ वेक्टर्स के। एक को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, एक को कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। अभी जैसे ही ये लोड हो जाएगा तो डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट को मैं बहुत बढ़िया से आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी प्राप्त होती है, और दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या होता है, निकालिए। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी प्राप्त होती है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। तो अब देखिए, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज बता देंगे और उसके बाद उन पे बेस्ड क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। बात समझ में आ रही ना, इतना ही काम करेंगे। थोड़ा इसको, ये हो गया, लोड हो गया, लोड हो गया, तो हाँ, तो पहले ये कर दिया जाए, राइट विद फाइन पेंस ओनली, इसीलिए गया था। अच्छा देखिए, ये देखिए कहाँ तक हो गया था हमारा, ये हमारा यहाँ तक हो गया था, ठीक है ना, यहाँ तक हम पहुँच गए थे। तो अब देखिए, अब गौर से देखिए, पहले डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज बता दे रहे हैं आपको, और डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी बताने के बाद हम इसके क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले गौर से देखिए, खूब इत्मीनान से यहाँ देखिए, इसको समझिए पहले, इसको पहले खूब बढ़िया से समझिए, आराम आराम से देखिए। अगर कोई दो वेक्टर ए और बी हैं, अगर कोई दो वेक्टर ए और बी हैं इस प्रकार से कि इनके बीच का एंगल थीटा है, अगर कोई दो वेक्टर ए और बी इस प्रकार से हैं कि इनके बीच का एंगल थीटा है, तो आप गौर से देखिए, दो वेक्टर्स के बीच दो एंगल होता है, एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया। बात समझ में आ रही है, दो वेक्टर्स के बीच दो एंगल होता है, एक एंगल ये हो गया और एक एंगल वो हो गया जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस एंगल को कहेंगे स्मॉलर एंगल, इसको क्या कहेंगे, स्मॉलर एंगल। एक एक बात खूब ध्यान से देखिए, और इस एंगल को कहेंगे बिगर एंगल। बात समझ में आ रही है, दिस विल बी कॉल्ड एज बिगर एंगल। Look here, if there are two vectors a and b, then their dot product is represented by a dot b। अगर किसी किताब में या किसी क्वेश्चन पेपर में या किसी एग्जाम में इस तरीके से लिखा है, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि दो वेक्टर के बीच एक बिंदी आ गई, दो वेक्टर्स के बीच एक बिंदु है, एक डॉट है, ठीक है ना। तो अगर इस तरीके से लिखा है तो इसका मतलब है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, ठीक है ना।
अब इसको डिफाइन कैसे किया गया है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है? जहां पे ए क्या है, जहां पे ए क्या है बताइए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। बात समझ में आ रही ना? और थीटा क्या है, गौर से देखिए, थीटा क्या है, स्मॉलर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। खूब गौर से देखिए, स्मॉलर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। समझ में आ रहा है बेटा? देखो गौर से देखो, देखो इधर तो कोई एक, देखो जिसको ये तैयार भी है वो भी बात नहीं करेगा, क्योंकि तैयार है तो आप बात करेंगे तो क्लास तो डिस्टर्ब हो रही है ना। एकदम ध्यान से देखिए मेरी ओर। तो ये क्या है, थीटा क्या है, स्मॉलर एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है ना? फिर से सुनिए, अगर कोई दो वेक्टर ए और बी हैं और इस प्रकार से हैं कि उनके बीच का एंगल थीटा है, एंगल थीटा से मतलब है स्मॉलर एंगल से, दो वेक्टर के बीच एक एंगल ये हुआ और एक एंगल ये बाहर वाला हुआ, तो अंदर वाले एंगल स्मॉलर एंगल और बाहर वाला एंगल बिगर एंगल। तो मेरा मतलब है स्मॉलर एंगल से, अगर कोई दो वेक्टर ए और बी इस प्रकार से हैं कि उनके बीच का स्मॉलर एंगल थीटा है, तो उनके डॉट प्रोडक्ट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। भाई डॉट प्रोडक्ट बता रहे हैं तो सबसे पहली बात कैसे आप पहचानेंगे कि डॉट प्रोडक्ट है, ऐसे अगर है तो मतलब डॉट प्रोडक्ट। ये बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, जहाँ ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, एंड थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। ठीक है ना? ये बात सबको 100% क्लियर है कि नहीं? 100% क्लियर है। अब ये केवल अभी आप नहीं पढ़ रहे हैं, ये केवल अभी आप नहीं पढ़ रहे हैं, इसको क्लास 10th में भी आपको बताया गया था। क्या बताया गया था कि वर्क डन इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। उस समय आपने रट लिया था, एफ डी कॉस थीटा करके आ गया था, है ना? स्केलर प्रोडक्ट को बढ़िया समझाया नहीं था, बस ये कहा था कि वर्क डन इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज वर्क। ये आपने 9th 10th में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? एक बात आप देखिए, नाम से ही क्लियर है, एक बात आप देखिए, नाम से ही क्लियर है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। नाम से ही क्लियर है कि अगर दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट लेंगे, अगर दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी प्राप्त होगी वो वेक्टर नहीं होगी, वो स्केलर होगी। दो स्केलर के डॉट प्रोडक्ट से या स्केलर प्रोडक्ट से जो भी फिजिकल क्वांटिटी प्राप्त होगी वो क्या होगी, स्केलर होगी। जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से हमको वर्क प्राप्त होता है, वर्क स्केलर है। यहां तक की बात सब लोग समझ गए? बोलो बेटा 100%। ठीक है ना? यही तरीका ज़्यादा सही है, धीरे धीरे करके समझाते हैं और साइक्लो स्टाइल नोट्स दे देते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं, है ना? ठीक है। अब नेक्स्ट बात देखो कि वेक्टर इस तरह से भी रिप्रेजेंट होता है, वेक्टर इस तरीके से भी रिप्रेजेंट होता है, ए बराबर x1i प्लस x2j प्लस x3k, ठीक है, और b बराबर y1i प्लस y2j प्लस y3k। इस तरीके से भी दो वेक्टर रिप्रेजेंट होते हैं, इस तरह से भी दो वेक्टर रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना? तो अगर इस फॉर्म में वेक्टर दिया है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड और दोनों वेक्टर के बीच एंगल दिया है, तब तो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट ऐसे निकल जाएगा ए बी कॉस थीटा से। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वेक्टर इस फॉर्म में दिया हो, x1i प्लस y1j प्लस z1k और x2i प्लस और y1i प्लस y2j प्लस y3k। ऐसे केस में अगर डॉट प्रोडक्ट पूछ दे, ए डॉट बी पूछ दे, तो ऐसे केस में आप ए डॉट बी को लिखेंगे x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3, इस तरीके से लिख देंगे। बात समझ में आ रही ना? तब डॉट प्रोडक्ट ऐसे होगा, तब डॉट प्रोडक्ट ऐसे होगा। अब एक छोटा सा प्रश्न यहां हम दे रहे हैं आपको, एक छोटा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कुछ मिले उलेगा नहीं आपको इससे, ये मत सोचिए कि स्क्रीन पे है तो कुछ मिल जाएगा।
इस प्रश्न को हल करिए। एक वेक्टर है, गौर से देखिए, एक वेक्टर है a बराबर 2i प्लस 3j माइनस 4k, और दूसरा वेक्टर है i प्लस j प्लस k, i प्लस j प्लस k। अगर दो वेक्टर इस प्रकार से दे दें और कह दें फाइंड a डॉट b, कह दें फाइंड a डॉट b, तो कितने लोग कर लेंगे जरा बताइए, यहाँ उठाइए। सब लोग कर लेंगे? आसान है? हाँ बस सिंपल है। एक एक बार की छोटी छोटी बात सीखते चलिए। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? x1 x2 2, y1 y2 3 और z1 z2 माइनस 4। बात समझ में आ रही है? तो ये आ जाएगा 3 2 5 माइनस 1, 3 2 5 माइनस 4 1। तो डॉट प्रोडक्ट a डॉट b कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और डॉट प्रोडक्ट से हमेशा कौन सी क्वांटिटी मिलती है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। यहां तक की बात एकदम क्लियर है, एकदम साफ है। हाँ, छोटी छोटी बात साफ करते चलिए और सारे सवाल उन्हीं बातों पे होते हैं, सारे सवाल। ठीक है ना? अब देखिए इस स्केलर या डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी देख लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के स्केलर या डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी। बात समझ में आ रही है? खूब गौर से देखिए। इट इज कम्यूटेटिव इन नेचर, इट इज कम्यूटेटिव इन नेचर। डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है? कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव से घबराइएगा नहीं कि कौन सी खतरनाक प्रॉपर्टी आ गई। ये आप क्लास 8 9 से ही पढ़ रहे हैं ना? 8 9 से नहीं, 3rd 4th से ही पढ़ रहे हैं। 3rd 4th में आपको बताया जाता है ना, एडिशन इज कम्यूटेटिव इन नेचर, मतलब 2 + 3 इज 3 + 2, 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2। फिर आपको बताया था सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी 2 - 3 इज नॉट इक्वल टू 3 - 2। फिर आपको बताया था मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव इन नेचर, वेयर एज डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव इन नेचर। ठीक है ना? तो वही बात है, इट इज कम्यूटेटिव इन नेचर, दैट इज a डॉट b, दैट इज a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। a डॉट b करिए चाहे b डॉट a करिए, दोनों की वैल्यू एक ही आएगी, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव इन नेचर। बात समझ में आ गई? दूसरी बात देखिए, इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एक और प्रॉपर्टी क्या फॉलो करता है? ठीक है ना? इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर। डॉट प्रोडक्ट कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करता है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर, दैट इज a डॉट b प्लस c, a डॉट b प्लस c will be equal to a dot b plus a dot c। बात समझ में आ गई? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ओबे कम्यूटेटिव लॉ और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दैट इज a डॉट b प्लस c इज इक्वल टू a डॉट b प्लस a डॉट c। बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ, तीन वेक्टर तो हैं ही, बी ए बी सी। नहीं, वो तो 3 वेक्टर। चलिए वो स्लिप ऑफ टंग है कि इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी a डॉट b प्लस c इज इक्वल टू a डॉट b प्लस a डॉट c। ठीक है ना? डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है ना? ठीक है। तो a डॉट b प्लस c इज इक्वल टू a डॉट b प्लस a डॉट c। और तीसरी बात देखिए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली
परपेंडिकुलर वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज क्या होगा? 0। अगर दो वेक्टर ऑर्थोगोनल हैं, अगर दो वेक्टर ऑर्थोगोनल हैं या आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होगा ए बी कॉस 90 और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। इसलिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज ऑलवेज 0। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ऑलवेज 0। बात समझ में आ रही है? नाउ सी नेक्स्ट थिंग, डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ। अगर कोई वेक्टर ए है और उसका खुद से ही डॉट प्रोडक्ट ले लिया, अगर कोई वेक्टर ए है और उस वेक्टर का खुद से ही डॉट प्रोडक्ट ले लिया, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए कर दिया, तो वेक्टर ए का अपने आप से एंगल क्या होगा? 0। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए करेंगे तो ये आएगा ए इंटू कॉस 0, और कॉस 0 क्या होता है? 1। ठीक है ना? इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। एक और प्रॉपर्टी हो गई, डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। बात समझ में आ रही ना बेटा? एकदम जैसे किताब लिखी जाती है उस तरीके से आपको बातें बताई जा रही हैं, जैसे बुक लिखी जाती है, जिस प्रकार से बुक लिखी जाती है, ठीक है ना? लाइन से यही आप इतनी बातें आप जानिए और आपके सारे सवाल लगेंगे, ठीक है ना? एक चैप्टर का तो करीब करीब हम लोग 60-70 सवाल लगा ही चुके है ना, सबके लगेंगे। इससे ज़्यादा कुछ मत जानिए। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, गौर से देखिए, ये सब बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्लानिंग को एकदम, आपके माइंड को, आपको क्या करना है एकदम क्लैरिटी देगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप कोई और किताब पढ़ेंगे तो आपको कुछ बातें नहीं मिलेंगी, 2-4 बातें मिलेंगी, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको पाने के लिए आपको जो समय लगाना पड़ेगा वो आपके लिए बहुत उत्पादक नहीं होगा। बात समझ में आई नहीं समझ में आई? जैसे मान लो बहुत चीज़ें हैं ना, 115 चैप्टर केवल फिजिक्स में है, उसके बाद केमिस्ट्री भी है, मैथ भी है, बायोलॉजी वालों के लिए बायोलॉजी भी है। बात समझ में आ रही ना? तो अब आप मान लीजिए 2-4 किताब और पढ़ते हैं तो एक आध बात और मिल जाएगी जो हो सकता है कि मेरे दिमाग से स्लिप कर गई हो तुरंत, तो लेकिन उस एक आध बात के लिए आप समय कितना लगाएंगे? उससे बेहतर है आप सवाल लगाइए। जब लाख में से एक केस उन बातों से कोई सवाल बनता है तो फिर पलट के फिर देख लीजिएगा। बात समझ में आ रही ना? हाँ, तो बस इतना ही देखिए और साइक्लोस्टाइल नोट्स ही देखिए और क्वेश्चंस लगाइए, बस वही अपना दिमाग स्टॉप कर दीजिए। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज देखिए, आपको अगली बात मैं आपको बताने जा रहा हूं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्या बताने जा रहा हूं? वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। गौर से देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो बहुत गौर से देखिए, अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो जो क्वांटिटी हमको प्राप्त होगी, अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो जो क्वांटिटी हमें प्राप्त होगी वो वेक्टर होगी। इसके पहले क्या था? डॉट प्रोडक्ट में क्या प्राप्त होता था? स्केलर। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में क्या प्राप्त होगा बेटा? वेक्टर। बात नहीं करिए पीछे से यार, अलर्ट होकर इधर देखिए, भले आता है, इधर देखिए, इधर देखिए। तो देखिए अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमें जो फिजिकल क्वांटिटी प्राप्त होगी वो क्या होगी? वेक्टर होगी। डॉट प्रोडक्ट लेने से क्या प्राप्त होती थी? स्केलर। और क्रॉस प्रोडक्ट से क्या प्राप्त होगी? वेक्टर। ठीक है ना? अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जैसे वेक्टर ए है और बी से क्रॉस ले करेंगे तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, वहां डॉट डालते थे, यहां मल्टीप्लीकेशन का साइन डालेंगे। ठीक है ना? दो वेक्टर्स के बीच अगर मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो ये मत कहिएगा कि ए मल्टीप्लाइड बाई बी, इसका मतलब है ए क्रॉस बी, और ये करने से हमको एक वेक्टर मिलेगा। बात समझ में आई? और ये वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर है, ये बात समझ लीजिएगा। और इसको डिफाइन किया गया है
ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा वेक्टर एन कैप। क्योंकि वेक्टर होगा तो केवल मैग्नीट्यूड देने से काम नहीं चलेगा, मैग्नीट्यूड तो ए बी साइन थीटा होगा और एन कैप डायरेक्शन दिखाएगा उस वेक्टर का जिस डायरेक्शन में वेक्टर ए क्रॉस बी है। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर ए ऐसे है, मान लीजिए एक वेक्टर ए ऐसे है और दूसरा वेक्टर बी ऐसे है। एज्यूम कर लीजिए कि एक वेक्टर ए ऐसे है और दूसरा वेक्टर बी ऐसे है। बात समझ में आ रही है? तो अब गौर से देखिए, अगर इनके बीच का स्मॉलर एंगल थीटा है, मान लीजिए दो वेक्टर हैं ए और बी और इनके बीच का स्मॉलर एंगल थीटा है, गौर से देखो बेटा, तो ए क्रॉस बी क्या है? ए बी साइन थीटा। जहां ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज, स्मॉल बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड थीटा इज smaller angle between the two vectors, smaller angle between the two vectors। बात समझ में आ रही बेटा? और जो n कैप है वो उस वेक्टर का डायरेक्शन दिखाता है, वेक्टर a क्रॉस b का डायरेक्शन दिखाता है n कैप। बात समझ में आ रही है? तो इतनी बात एकदम समझ में आ गई। और वेक्टर प्रोडक्ट से हमको क्या मिलता है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी मिलती है। स्केलर प्रोडक्ट से क्या मिलता है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी मिलती है। ठीक है ना? जैसे r क्रॉस एम बी बराबर l, मतलब मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम। अभी आगे चल के आप देखेंगे एंगुलर मोमेंटम बराबर मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी r क्रॉस एम बी से क्या मिलता है? l, और l क्या है? एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना? ठीक है बेटा? ओमेगा क्रॉस आर बराबर वी, ये पहले आपको बताए थे ना, ओमेगा क्रॉस आर बराबर वी, यानी कि एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? लीनियर स्पीड, लीनियर वेलोसिटी। ठीक है ना? एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? लीनियर वेलोसिटी। ओमेगा क्रॉस आर बराबर वी। बात समझ में आ रही ना? तो इतनी बात आप सब लोग समझ गए? 100% समझ गए? बोलो बेटा। इससे ज़्यादा समझ में आ रहा है? मतलब नोट्स लेके समझाने से ज़्यादा अभी समझ में आ रहा है? बोलिए। हाँ, तो इसी को फॉलो करते हैं, इसमें हमको आसानी भी है। ये सब कुछ मेरे दिमाग में फीड है, मेरे यहाँ पूरा फीड है। उससे बोलना आसान है, देख देख के बोलना थोड़ा मुश्किल है। जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको चीटिंग करने में दिक्कत आती है। सही बता रहे हैं? जो अच्छे बच्चे तो सब अच्छे होते हैं, मतलब जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो कभी चीटिंग ना करें। जितनी देर में चीटिंग करेंगे उतनी देर में उनको कोई बात याद आ जाएगी एग्जाम की, उनको कोई बात याद आ जाएगी, क्योंकि सब कुछ उनका वेल प्रिपेयर्ड होता है ना, सब फीडेड होता है। 2 3 4 5 मिनट दो चीटिंग में जितना दिमाग लगाएंगे उतनी देर में खुद सोच सकते हैं। अच्छा देखो बेटा, इधर देखो, यही सब यार। अब गौर से देखिए, गौर से मैं आपको बता रहा हूं, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बता रहा हूं। अब ए क्रॉस बी क्या होता है? एक वेक्टर देता है ए बी साइन थीटा वेक्टर एन कैप। तो अब इस वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्शन निकालने के 2 रूल हैं। हाँ, एक थंब रूल और दूसरा क्या है? स्क्रू रूल और दूसरा क्या है? थंब रूल। इनमें से किसी भी एक रूल को अप्लाई करके आप वेक्टर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब दोनों मत अप्लाई करने लगिएगा, फिल आउट डायरेक्शन निकाल लेते हैं। अरे डायरेक्शन में निकालना है, अब 4 रूल जानेंगे, चारों अप्लाई करेंगे। अब इनके घर का अगर 5 रास्ता है तो 5 रास्ते से जाएंगे, इनके घर ही ना जाना है। जो शॉर्टेस्ट रास्ता है, जो बढ़िया से पता है, वहां चले जाएंगे। बात समझ में आ रही ना? तो दोनों रूल डायरेक्शन ही देते हैं, चाहे थंब रूल हो चाहे स्क्रू रूल हो, दोनों से वेक्टर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन मिलता है। हम एक रूल बढ़िया से समझा दे रहे हैं और हमेशा इसको अप्लाई करिएगा। गौर से देखिए, अगर वेक्टर ए क्रॉस बी निकालना है, खूब गौर से देखिए, इत्मीनान से एक ही बार में समझ जाइए। बच्चे डायरेक्शन अक्सर गलत निकालते हैं, खूब बढ़िया समझ लिए। इधर देखिए, अगर वेक्टर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है तो राइट हैंड की हथेलियों को ऐसे फैलाइए, ऐसे एकदम,
फैला दिया ऐसे, ऐसे फैला दिया। अब क्या किया, ए क्रॉस बी निकालना है तो ए की ओर, हाँ ए की ओर ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे करिए। अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो ए की ओर इन फिंगर्स को पॉइंट करिए। बात समझ में आ रही ना? और ए क्रॉस बी करना है तो ए की ओर पॉइंट करिए और क्रॉस बी बी की ओर मोड़िए, बी की ओर मोड़िए। और जब बी की ओर मोड़ेंगे तो अंगूठे का जो डायरेक्शन होगा वो ए क्रॉस बी का होगा। फिर से गौर से देखिए, अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो इस राइट हैंड को ऐसे खूब स्ट्रेच कर लीजिए। और ए क्रॉस बी निकालना है यानी पहला वेक्टर ए है, तो पहले वेक्टर की ए की अलॉन्ग क्या करिए, सारी उंगलियों को ऐसे कर दीजिए। और फिर उसके बाद ए से बी की ओर फोल्ड करिए उंगलियों को, अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो। दूसरे पहले वेक्टर की ओर उंगली कर दीजिए, पहले वेक्टर की ओर की डायरेक्शन में सारी उंगलियां कर दीजिए। फिर जिससे क्रॉस करना है उसकी ओर उंगलियों को मोड़िए, तो थंब का जो डायरेक्शन होगा वो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। बात समझ में आ रही ना? अब इसको गड़बड़ाइएगा नहीं। अब दूसरी, अब मान लीजिए बी क्रॉस ए निकालना है। अब सपोज करिए ए क्रॉस बी नहीं निकालना है, बी क्रॉस ए निकालना है, तो फिर से अपने हाथ की उंगलियों को ऐसे स्ट्रेच कर दीजिए। अब बी की ओर उंगली करिए, बी को पॉइंट करिए। अगर बी क्रॉस ए निकालना है तो बी की ओर पॉइंट करिए। और सेकंड वेक्टर ए है तो बी से ए की ओर हाथ को मोड़िए। तो देखेंगे कि आप यह इस बार अंगूठा कहाँ जा रहा है, बोर्ड के अंदर। और पहली बार अंगूठा कहाँ आ रहा था, बोर्ड के बाहर। ठीक है ना? पहली बार अंगूठा बोर्ड के बाहर आ रहा था, ए क्रॉस बी में बोर्ड के बाहर आ रहा था, और बी क्रॉस ए में बोर्ड के अंदर आ रहा है। बात समझ में आई? तो दो वेक्टर का, अब सुनिए नेट शेल में बात सुनिए। अगर दो वेक्टर हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो सबसे पहले उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ए क्रॉस बी। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट कर लिया, इसकी वैल्यू होती है ए बी साइन थीटा एन कैप, जहां ए क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और थीटा क्या है इनके बीच का स्मॉलर एंगल। गौर से देखिएगा। और एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर ए क्रॉस बी। तो अब एन कैप का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, थंब रूल से या स्क्रू रूल से? ठीक है ना, दोनों से एक ही डायरेक्शन निकलेगा। तो थंब रूल से हम डायरेक्शन निकालना दिखा दिए आपको कि अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो ए की ओर उंगलियों को पॉइंट करिए और बी की ओर फोल्ड करिए। अंगूठे का डायरेक्शन क्या होगा, ए क्रॉस बी। बात समझ में आ रही है? यहां तक की बात सब लोग समझ गए? एकदम बढ़िया समझ में आ गई, एकदम अच्छे से। तो अब आप गौर से एक बात देखिए, अगली बात देखिए, गौर से अगली बात देखिए। मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, नेक्स्ट बात मैं आपको बता रहा हूं। इधर देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, खूब गौर से देखिए। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, फटाफट इसको लिख लीजिए। प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। पहली बात आप देखिए, इट डज नॉट ओबेज, इट डज नॉट ओबेज, इट डज नॉट ओबेज, क्या नहीं ओबे करती है, कम्यूटेटिव लॉ। इट डज नॉट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डू नॉट ओबे commutative law, means A cross B is not equal to B cross A. A cross B is not equal to B cross A. A cross B और B cross A का, गौर से देखिए, A cross B और B cross A का डायरेक्शन, अरे इधर देखिए यार, A cross B और B cross A का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, ए बी साइन थीटा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। बात समझ में आ रही ना? ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, ए बी साइन थीटा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। आपको मैंने करके दिखाया था ना कि अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, बात समझ में आ रही है, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी क्या होगा, बाहर की ओर, और बी क्रॉस ए क्या होगा, अंदर की ओर। तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो वेक्टर में तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कैसा होगा, अपोजिट वेक्टर्स होंगे, अपोजिट वेक्टर्स होंगे, सेम वेक्टर नहीं होंगे। ठीक है ना? तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, सो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डू नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। बात समझ में आ रही है ना? एकदम क्लियर है, बोलो भाई, एकदम साफ है।
एकदम दिमाग में पिक्चर साफ रखिए, अगर पिक्चर साफ रहेगी तो कुछ भी हो जाएगा, ठीक है ना। गैंग्स ऑफ वसेपुर का डायलॉग है ना कि सरदरवा को भी हम ही मरवाए, उसको भी हम ही मरवाए, पर हम अभी तक जिंदा हैं, जानते हो काहे? काहे कि हम सिनेमा नहीं देखते। उसके दिमाग में वही पिक्चर चलती थी जो उसको करना था, और जिसके दिमाग में वो पिक्चर चलती है जो उसको नहीं करना है, वो फेल हो जाता है। आपके दिमाग में बस एक ही पिक्चर चलनी चाहिए आज से 2 साल तक। कब आप खाए, पूरी नींद लिए कि नहीं, 10 घंटा पढ़े कि नहीं, क्लास किए कि नहीं, मॉड्यूल खत्म किए कि नहीं, यही पिक्चर चलनी चाहिए। अगर इसके अलावा कोई भी पिक्चर चली आपके दिमाग में तो क्या होगा, फिर आपका गेम बच जाएगा, ठीक है ना। तो जो आप कर रहे हैं वही पिक्चर चलनी चाहिए, उसी में हंसिए, उसी में रोइए, उसी में गाइए। अगर आपने मॉड्यूल की एक एक्सरसाइज खत्म कर दी तो कुछ देर उठ के नाच लीजिए, वो चलेगा। लेकिन इसी में हंसिए, इसी में रोइए, इसी में गाइए 2 साल तक, फिर आपकी कहानी बन जाएगी। वही पिक्चर चले जो आप कर रहे हैं, ये नहीं कि आप कर कुछ और रहे हैं और पिक्चर कुछ और दिमाग में चल रही है। बैठे हैं यहाँ क्लास में और दिमाग में पिक्चर कहीं और चल रही है कि आज वो क्यों नहीं आया। ये टाइप का पिक्चर आपके दिमाग में चलेगी तब तो हो गई कहानी, है ना। पिक्चर वही चले जो सामने है, तो बहुत सिंपल बच्चा भी सिलेक्ट हो जाएगा। और कितना भी तेज तरार इंटेलिजेंट है, एक्स्ट्रा ब्राइट है, और पिक्चर कुछ और चलेगी उसके दिमाग में और एक्शंस कुछ और रहेंगे, तब गया। गौर से देखिए, अब आगे क्या है, आगे क्या है बेटा, बोलो बेटा। इट डज नॉट ओबेस कम्यूटेटिव लॉ, इट ओबेस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इट ओबेस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लिख दे रहे हैं, इट ओबेस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दैट इज ए क्रॉस बी प्लस सी, ए क्रॉस बी प्लस सी, गौर से देखो बेटा, इज इक्वल टू ए क्रॉस बी और प्लस ए क्रॉस सी। बात समझ में आ रही ना। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डू नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ, दे ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दैट इज ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। बात समझ में आ रही ना, बोलो भाई। अब देखिए अगली कहानी, अगली कहानी मेरी जुबानी। देखिए तीसरा है कि डॉट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या करता है, बोलिए। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर, ऑफ अ वेक्टर with itself, with itself, cross product of a vector with itself is 0, 0 और null वेक्टर। किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अपने आप से कर लेंगे, कोई वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट खुद से ले लेंगे तो क्या आएगा, 0 या नल वेक्टर, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कि ए क्रॉस ए विल बी इक्वल टू 0 वेक्टर। बात समझ में आ रही है ना, समझ में आ रही है बेटा। ए क्रॉस ए क्या होगा, ए इंटू साइन 0, क्योंकि किसी भी वेक्टर का खुद से एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, 0 डिग्री होगा ना। तो ए इंटू साइन 0, साइन 0 0 होता है, यानी कि 0 वेक्टर आ जाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ इज अ नल वेक्टर। बात समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट बात देखिए, अगली कहानी सुनिए। क्रॉस प्रोडक्ट, गौर से देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अगर कोई दो वेक्टर्स हैं, अगर कोई दो वेक्टर्स हैं वो ऑर्थोगोनल हैं, यानी कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा।
डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल वेक्टर्स इज हाँ, जीरो नहीं होगा। हाँ, वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर दो ऑर्थोगोनल वेक्टर हैं तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। बात समझ में आ रही ना। दो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, उनके मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट होगा। जैसे मान लीजिए वेक्टर ए और बी हैं, इसको मैं यहां पे समझा दे रहा हूं। मान लिए दो वेक्टर हैं ए और बी, और दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, ए बी वेक्टर एन कैप, ए बी वेक्टर एन कैप। बात समझ में आ रही ना। जहां ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और एंगल दोनों के बीच 90 है, तो sin 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। समझ में आ गया बेटा, बोलो क्लियर है, एकदम दिमाग में साफ है, पिक्चर साफ है। पिक्चर वही चल रही है जो यहाँ पे है, हाँ तो वही पिक्चर चलाओ, एक पिक्चर चलाओ। दो वेक्टर्स का, किसी वेक्टर का खुद से क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तब नल वेक्टर आएगा, लेकिन दो परपेंडिकुलर वेक्टर से लेंगे, हाँ नल वेक्टर, हाँ कैसे क्रॉस प्रोडक्ट अगर नहीं, किसी वेक्टर का अगर खुद से क्रॉस लीजिएगा तो कैसे ले पाइएगा बताइए। इनडिटर्मिनेट, वो बात ही इनडिटर्मिनेट है। किसी वेक्टर का खुद से क्रॉस लीजिएगा तो कैसे लीजिएगा आप बताइए, डायरेक्शन आपको मिलेगा ए क्रॉस ए, कहीं आप घुमा पा रहे हैं इसको, कहीं टर्न कर पा रहे हैं, तो इनडिटर्मिनेटी तो है। आ गया, मजा आया, बैठ जाइए चैन से, दांत को बंद कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए अगली बात, अगली बात देखो बेटा, अगली बात एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं समझाने जा रहा हूं, गौर से देखो, गौर से देखो, इधर देखो। देखिए अगर मान लिए कोई वेक्टर ए ऐसे दिया है, x1i प्लस y1j प्लस z1k, और दूसरा वेक्टर बी दिया है, गौर से देखिए, x2i प्लस y2j प्लस z2k। अगर दो वेक्टर इस तरीके से दे दिया है, गौर से देखो बेटा, देखिए, तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट अगर वेक्टर को इस फॉर्म में दे दिया है, अगर वेक्टर को इस फॉर्म में दे दिया है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। क्या होगा, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। ये है 1 1 1, और ये है x, सॉरी ये है x1 y1 और z1, और ये है x2 y2 z2। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे तो a क्रॉस b की वैल्यू आ जाएगी। अगर वेक्टर को इस फॉर्म में दिया है x1i प्लस y1j प्लस z1k और x2i प्लस y2k प्लस z2k, अगर इस फॉर्म में दो वेक्टर दे दिया है और पूछा है कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, भाई मैग्नीट्यूड और एंगल देकर अगर कहता तब तो ए बी साइन थीटा से निकाल लेते, लेकिन वेक्टर अगर इस फॉर्म का दे दिया और पूछा क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट इस डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो अब समझ में आया बेटा, बोलो भाई, हाँ एकदम साफ रखिए दिमाग में, एकदम साफ रखिए। और फ्राइडे सैटरडे और कहीं मैं मुड़िया गया तो संडे भी 6-7 घंटे लोड करा लिए, तो आपके एकदम जैसे आपको रेजोनेंस के जो सवालों में दिक्कत आ रही वो सब लोड हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का तरीका आपने पहले पढ़ा है, सॉल्व करने का तरीका पढ़ा है। पहले लिखेंगे वेक्टर आई, तो वेक्टर आई जब लिखेंगे तो इसको ढक देंगे, इसको क्या करेंगे, ढक देंगे, और फिर दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस,
बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले आई होगा और y1z2 माइनस y2z1। आई जब लेंगे तो ये पोर्शन ढक देंगे। डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका पहले से भी कुछ मैथ्स के बच्चे जानते होंगे। इसको ढक देंगे, फिर y1z2 माइनस y2z1। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? अब आई के बाद नेक्स्ट टर्म लिखेंगे j, नेक्स्ट लिखेंगे j, और जब j लेंगे लिखेंगे तो इसको ढक देंगे। क्या करेंगे? इसको ढक देंगे। और पहले तो ऐसे माइनस ऐसे था, देखो भाई मैं बार बार नहीं कह पाऊंगा यार, अगर पीछे सवाल कर रहे हो तो आवाज तो कम से कम नहीं आनी चाहिए। देखिए जब हमने जे लिया तो इसको ढक देंगे, जे लिया तो इसको ढक देंगे। अब पहले क्या किया था, इसको ढक के दिस माइनस दिस किया था। अब इसको ढकेंगे दूसरी बार तो उल्टा कर देंगे, उल्टा कर देंगे, यानी कि दिस माइनस दिस, पहले दिस माइनस दिस और फिर इसको ढक के क्या करेंगे, दिस माइनस दिस, उल्टा कर देंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका हो जाएगा जे x2z1 माइनस x1z2 बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? और तीसरा आप कहेंगे k, और जब k करेंगे तो इसको ढक देंगे, k करेंगे तो इसको ढक देंगे, ठीक है ना। i में दिस माइनस दिस था और j में उल्टा कर देंगे, दिस माइनस दिस था, और k में फिर सीधा कर देंगे, सीधा उल्टा सीधा, सीधा उल्टा सीधा, तीन तरीके से करेंगे। तो अब जब k को ढक दिया तो फिर सीधा कर देंगे, k को ढक दिया तो फिर सीधा, यानी x1y2 माइनस x2y1, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब तुरंत इस पे बेस्ड कोई सवाल हम करके नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि टाइम ज़्यादा किल होगा। मैं चाह रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन जब डायरेक्ट दिया हो, मॉड्यूल में ही दिया हो, इलस्ट्रेशन में दिया हो, तो उस क्वेश्चन को करके हम दिखा देते हैं, उस क्वेश्चन को करके हम दिखा देते हैं। बात समझ में आ रही बेटा? ठीक है, तो इसको हम फट से आगे बढ़ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे बेटा, चलो आगे बढ़ो। आगे बढ़ोगे तो देखो कुछ थ्योरी दी हुई है, ये थ्योरी मैं सब समझा चुका हूँ, ये तुम्हारे नोट्स के फॉर्म का है, ये नोट्स के फॉर्म का है, नोट्स में देख लेना, सारी बात मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है ना। अब आगे बढ़ो। अब क्वेश्चन आया इलस्ट्रेशन 42, कैन स्केलर प्रोडक्ट बी एवर निगेटिव? बताइए, स्केलर प्रोडक्ट क्या कभी निगेटिव हो सकता है? काहे नहीं हो सकता है, काहे नहीं हो सकता है? स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, ए बी कॉस थीटा। ए क्या है मैग्नीट्यूड, बी क्या है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही होगा। ए मैग्नीट्यूड है, बी मैग्नीट्यूड है, ये तो पॉजिटिव ही होगा। लेकिन कॉस थीटा तो निगेटिव भी हो सकता है ना, कॉस थीटा तो निगेटिव भी हो सकता है ना। बोलिए, एड शुगर टू काफी भूल गए। अगर कॉस 0 से 90 के बीच है या 270 से 360 के बीच है, अगर एंगल 0 से 90 के बीच है या 270 से 360 के बीच है, तो ही कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, नहीं तो 90 से लेकर 270 के बीच अगर थीटा की वैल्यू है, ठीक है, तो वो नेगेटिव आ जाएगी। बात समझ में आ रही ना? तो आप लिखेंगे यस, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैन बी नेगेटिव, ठीक है ना, ठीक है ना। कब होगा, व्हेन कॉस थीटा, कब होगा, व्हेन कॉस थीटा, व्हेन कॉस थीटा इज नेगेटिव, then स्केलर प्रोडक्ट कैन बी निगेटिव। और कॉस थीटा निगेटिव कब होगा, जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 से लेके 180 के बीच हो या 180 से लेके 270 के बीच हो। अगर दो वेक्टर्स के बीच ये दोनों एंगल, इस स्लॉट में एंगल है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट निगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बोलो बेटा, एकदम बम बम है, समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है?
हाँ, एक एक बात समझते चलिए, एकदम समझते चलिए, और जो डाउट हो तुरंत पूछिए। अब देखिए एक क्वेश्चन आ गया, उस पे दिमाग लगाइए। इफ ए बराबर दिस, बी बराबर दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सो दैट ए इज परपेंडिकुलर टू बी। कौन कर देगा बताओ? सबको करना चाहिए भाई, सब लोग कर दोगे? बताओ बेटा यार, तुम खड़े हो गए। नहीं, इसमें पूछ क्या रहा है? वैल्यू ऑफ एन पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ एन पूछ रहा है। बोल रहा है कि एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो वैल्यू ऑफ एन बताइए अगर ए बी के परपेंडिकुलर है, तो एन की वैल्यू कैसे? ऐसे नहीं होगा बेटा, ऐसे आपने अच्छे से नहीं बताया। चलो बेटा बताओ, तुम बैठ जाइए। चलिए ठीक है, ये सही बता रही है, बैठ जाइए, एकदम सही। एकदम सिंपल वे में देखिए, एकदम सिंपल वे में, ये और ये परपेंडिकुलर है, यानी कि ए डॉट बी क्या है? जीरो है। और ए डॉट बी क्या होता है? x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। ठीक है ठीक है बेटा। तो x1 x2 क्या होगा? 4 इंटू टू, 4 इंटू टू हो जाएगा 8, y1 y2 3 इंटू एन यानी 3n, z1 z2 यानी -2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा -2। दिस इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है? दिस इंप्लाइज दैट 3n प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये 8 माइनस 2 6 हो जाएगा, 8 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 6। दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू -6/3 इज इक्वल टू -2। बात समझ में आ रही बेटा? n की वैल्यू आ जाएगी -2। समझ में आया सबको? एकदम क्लियर है? हाँ। अभी देखो, चूंकि एक को क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे हैं, इसलिए आसान भी होंगे कठिन भी होंगे, ठीक है ना? आसान भी होंगे कठिन भी होंगे, ये सब बड़े आसान आसान क्वेश्चन है। लेकिन अभी लगाओ 3 चैप्टर तक, तुम कुछ कोताही मत करो कि आसान है वो कठिन है, केवल 10 तो कर दे। उसके बाद 3-4 चैप्टर तक जब तुम 100% किए रहोगे, इधर देखो, 100% किए रहोगे, 4-5 बार दोहराए रहोगे, उसके बाद तुम जो है चौथे से स्किप करना शुरू कर देंगे क्वेश्चंस। बोलेंगे ये आता है, आप बोलेंगे हाँ आता है, पूछेंगे कैसे होगा, आप बोलेंगे ऐसा होगा, हमको चलो दूसरा, तब ऐसे करेंगे, है ना? लेकिन अभी देख लो, अभी का क्या है? ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया, 3 वेक्टर्स ए बी सी आर सच दैट ए बराबर बी प्लस 3 और उनके मैग्नीट्यूड्स का रेशियो क्या है? 5:4:3। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर ए और सी निकालना है। कैसे निकालोगे बताओ? कैसे निकालोगे? 3 वेक्टर ए बी सी इस प्रकार से है कि ए बराबर बी प्लस सी और मैग्नीट्यूड्स का रेशियो इतना है, तो एंगल बिटवीन ए और सी कितना होगा बताओ? हैं? सही बोल रही है, बढ़िया, वेरी गुड, ठीक बता रही है। तो देखिए, इस लड़की का कहना है कि ए बराबर बी प्लस सी, गौर से देखिए, ए बराबर बी प्लस सी, ठीक। ये बोल रही है कि इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। और इसमें एक साइड कितनी होगी? 5, दूसरी साइड कितनी होगी? 4, और तीसरी साइड कितनी होगी? 3, ठीक है ना? और ये 5 साइड वाला होगा वेक्टर ए और 4 साइड वाला होगा वेक्टर बी, और ये क्या होगा? वेक्टर सी। यही कह रही है ये लड़की, और बिल्कुल सही कह रही है।
इसमें देखिए बी प्लस सी बराबर ए, थोड़ा सा टेढ़ा बना है, ए थोड़ा सा टेढ़ा बना है, सीधा मानिए उसको। तो बी प्लस सी बराबर ए क्या है, बी प्लस सी बराबर ए, तीनों साइड्स का रेशियो आ गया, ये आ गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड सी, तो वेक्टर ए और सी के बीच का एंगल पूछ रहा है, ठीक है, वेक्टर ए और सी के बीच का एंगल पूछ रहा है। तो कैसे लगाएंगे, बोलिए बोलिए, वेक्टर ए और सी के बीच का एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल है, ये एंगल होगा, यही तो गलत है। ए और सी के बीच का एंगल ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ए को और आगे बढ़ाइए, हाँ बोलिए, ए ऐसे, ठीक है ना, और यही होगा, सही बोल रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। ये आपका बी वेक्टर देखिए, साफ साफ हम फिर से बना रहे हैं, इसको इसको आप हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, ये देखिए एक और देखा, एक आ रहा है, देखा ये क्या आ रहा है, ये बड़ा झाम है इसमें भाई। देखिए ए आई, देखिए ये आपका आएगा वेक्टर बी, वेक्टर बी कितना है 4 यूनिट, वेक्टर सी कितना है, वेक्टर सी कितना है देखिए, हाँ अरे चलिए इससे भी तो हो जाएगा, अच्छा ठीक है, ठीक है, वैसे वो तो ठीक है, वो भी ठीक है। तो सी, ये हो गया वेक्टर बी 4, ये हो गया वेक्टर सी 3, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, वेक्टर ए, क्या है, वेक्टर ए 5, ठीक है ना। आप देख रहे हैं क्वेश्चन में दिया है ए बराबर बी प्लस सी, ए बराबर बी प्लस सी हो गया, और मैग्नीट्यूड्स का रेशियो उतना दिया हुआ है। अब एंगल बिटवीन वेक्टर ए और सी पूछ रहा है, तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए ये है, वेक्टर सी ये है, तो इसको एक्सटेंड करिए इधर, इसको एक्सटेंड करिए इधर, ये एंगल जो होगा एंगल बिटवीन वेक्टर ए और वेक्टर सी होगा, ठीक है ना। वेक्टर ए और सी के बीच का एंगल होगा ये, तो ए एंगल होगा और यही एंगल बराबर इस एंगल के है, तो इस ट्रायंगल में निकाल लिए एंगल कितना है, इस ट्रायंगल में निकाल लिए, ठीक है ना। तो अब आप देखिएगा, इसको गौर से देखिए, अगर ये एंगल थीटा है तो कॉस थीटा बराबर कितना होगा, कॉस थीटा बराबर 3/5, कॉस थीटा बराबर 3/5, और कॉस थीटा बराबर 3/5 होगा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 53 डिग्री, थीटा बराबर 53 डिग्री। समझ में आ गया सबको, एकदम क्लियर है, हाँ बहुत आसान आसान है भी, लेकिन चलो सबके साथ चलो। अब नेक्स्ट देखिए, बिगनर बॉक्स, क्या है ये, बिगनर बॉक्स, शुरुआती बक्सा, खोल दें, बक्सा खोल दें, नेक्स्ट बार से इसका नाम बदल दो, बिगनर बॉक्स का नाम बदल दो, कोई और रख दो, कोई और रख दो, बिगनर बॉक्स मत रखो, हाँ स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स करके लिख लो, बेसिक प्रॉब्लम्स, बेसिक प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, ये कॉपीराइट, ठीक है ना, स्टार्टिंग बेसिक प्रॉब्लम्स करके प्रिंट करा देंगे, है ना। अब देखो इसमें कुछ बातों को बड़े गौर से देखिए, इफ ए एंड बी आर टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, ए और बी दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं और मॉड ऑफ ए प्लस बी √3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये कैसे निकालेगा, कौन निकालेगा बताओ, कैसे निकालेगा, बोलिए बोलिए कैसे होगा,
अगर ए और बी दो नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर्स हैं और मॉड ऑफ ए प्लस बी बराबर √3 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। कैसे निकालोगे बताओ? फटाक से सबको हाथ उठाना चाहिए, बेसिक लेवल क्वेश्चन है सब। अब चेन रूल के बाद आपने दिमागी चलाना बंद कर दिया। उस चेन ने इनके दिमाग को जकड़ दिया। देखिए इधर आसान आसान। अरे पहले लाइन ऑफ एक्शन बता दो 1 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर। बोलो कैसे होगा? बोलो 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 भाई, बोलो बोलो बोलो, कैसे होगा? लाइन ऑफ एक्शन बताओ। हाँ बताओ खड़े होके। हाँ 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 हाँ, चलिए वो लगा लेगा, ठीक बोल रहा है, एकदम सही बोल रहा है। देखो बेटा ऐसा है कि ए और बी दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, यानी कि एक लाइन में नहीं है, एक लाइन में नहीं है, यानी उनके बीच का एंगल 0 या 180 नहीं है। ये बात सब लोग समझ गए? समझ गए? अब मॉड ऑफ ए प्लस बी √3 दिया है, तो मॉड ऑफ ए प्लस बी क्या होगा? ए के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। तो ए और बी दोनों यूनिट वेक्टर हैं, ए के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर क्या होगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा बराबर √3। अब इसको जब स्क्वायर करेंगे तो ये 2 प्लस 2 कॉस थीटा बराबर 3। दिस इंप्लाइज दैट cos theta is equal to 1/2. This implies that theta is equal to 60 डिग्री। दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकल गया। क्या निकल गया? एंगल। और एंगल निकल गया तो उसके बाद क्या करिए? कल एक लड़का हमको वो किया था मैसेज कि सर एक पहला वाला वीडियो है, जो पहला वाला वीडियो, उसमें एक लड़के ने मैसेज किया था, पता नहीं कौन लड़का था, उसने उस पर कमेंट किया कि सर आप क्वेश्चन आधे पे करके छोड़ देते हैं, समझ में नहीं आता, पूरा करिए। तो उस वाले वीडियो में तो मैंने सारे क्वेश्चंस पूरे किए थे, बिना वीडियो देखे ही कर दिया उसने। उस वाले वीडियो में मैंने पहले वीडियो में सारे क्वेश्चंस किए थे लास्ट आंसर तक। अब मान लो कि एक आध क्वेश्चन बहुत आसान है तो उसको समझा के आदमी आगे बढ़ सकता है कि नहीं? तो अब आप देखिए दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल आ गया 60 डिग्री। कितना आ गया? 60 डिग्री। अब दिस डॉट दिस कर रहे हैं, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और डॉट वेक्टर ट्वाइस ए प्लस वेक्टर बी। अब लगा दिया हमने कौन सा लॉ? वैसे भी कर लेंगे जैसे आप कह रहे हैं, वैसे भी कर लेंगे और ऐसे भी कर लेंगे। अब हमने लगा दिया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से क्या हुआ? 2a डॉट ए, मत बोलिए 2a डॉट ए, तो 2a डॉट ए क्या होगा? a स्क्वायर, 2a स्क्वायर, और a की वैल्यू क्या है? 1, यूनिट वेक्टर है ना, तो 2a स्क्वायर 2 हो जाएगा। फिर a डॉट बी प्लस a डॉट बी, और फिर इसको आगे करिए तो ये आ जाएगा माइनस ट्वाइस b डॉट ए, और माइनस क्या होगा? b डॉट बी, b डॉट बी क्या होगा? 1 होगा, b डॉट बी बी स्क्वायर होगा, b डॉट बी स्क्वायर होगा, और b यूनिट वेक्टर है तो 1 हो जाएगा। तो अब आप देखिए a डॉट बी डॉट ए बराबर होता है कौन सा? कम्यूटेटिव लॉ। a डॉट बी और b डॉट ए बराबर होता है कम्यूटेटिव लॉ। समझ में आ रहा है बेटा? तो इसको आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1 हो गया, 2 माइनस 1 1 हो गया, और 1 माइनस बी डॉट ए, 1 माइनस बी डॉट ए। बात समझ में आ रही है ना? 1 माइनस बी डॉट ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए बी कॉस थीटा। अब इसकी वैल्यू आ गई, ए 1 है बी 1 है, यानी 1 माइनस कॉस थीटा कितना हो गया? 1 माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा मतलब कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। बात समझ में आ रही है? कॉस 60 इज 1/2, तो 1 माइनस 1/2,
तो आपका आंसर आ गया 1/2। आ गया बेटा, आ गया, बोलिए। और एक तरीका वो भी सही है जो वो लड़का कह रहा है। वो लड़का कह रहा है कि एंगल निकल गया, एंगल निकलने के बाद दोनों वेक्टर कैसे वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर हैं, ठीक है ना। जो एंगल वेक्टर ए और बी के बीच होगा वही एंगल वेक्टर 2a और b के बीच भी होगा। बात समझ में आ रही ना। तो अब उसके बाद कह रहा है कि इस वेक्टर a माइनस वेक्टर b की वैल्यू निकाल लीजिए और इसकी वैल्यू निकाल लीजिए और डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। हालांकि वो तुम्हारा तरीका थोड़ा टिपिकल है, सीधे ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ज़्यादा आसान है। बात समझ में आई। तो घुसा कुछ किडनी में गया, किडनी में गया कि ब्रेन में गया, ब्रेन में एकदम स्टैब्लिश हो गया, फ्रेम हो गया। बोलिए बेटा। देखिए सब कुछ इस दुनिया में पॉसिबल है, सब कुछ इस दुनिया में पॉसिबल है। आप अपने माइंड को अगर लिमिट नहीं करेंगे तो ही आप उसको एक्सप्लोर कर पाएंगे। मैं बताऊं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैंने कई वीडियोस में अपने ऐसे दिखाया है। इमीडिएट कोई टॉपिक कहिए 100% मैं बोल दूंगा, 100% बोल दूंगा। और हमसे भी बहुत अच्छे लेवल पे लोग हैं, आप भी कर सकते हैं। ये कहने का मतलब ये है कि आप भी कर सकते हैं। यू कैन लोड एवरी इंफॉर्मेशन हियर, ठीक है ना। हर बात को समझ के सिस्टमेटाइज करके 100% इंफॉर्मेशन आप लोड कर सकते हैं। और टाइम टाइम से रिफ्रेश करते रहिए। जैसे कभी रिफ्रेश बटन दबा दीजिए, आधे घंटे में पूरा रिफ्रेश हो गया इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो पूरा आप लोड कर सकते हैं लाइन से, ठीक है। बात समझ में आई। अच्छा अब अगली बात देखिए, अगली कहानी। और उसमें और क्वेश्चन थे। अब देखिए इसमें अभी और क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इफ दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अब तो आप बता दीजिए, खड़े होकर बताइए कैसे निकालिएगा। अगर ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो अल्फा की वैल्यू कैसे निकालिए। हाँ हाँ, अब लगा लीजिएगा बस, वेरी गुड। आप लगा लीजिएगा, हाँ बढ़िया, बहुत सही, ये लगा लेंगे। इनका कहना है कि ये दो वेक्टर हैं और परपेंडिकुलर हैं तो अल्फा की वैल्यू निकालिए। अभी जस्ट पहले क्वेश्चन ऐसे लगाए हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो 4 इंटू -4 कितना हो जाएगा, -16। और फिर -2 इंटू +2 तो -4। और फिर 4 इंटू अल्फा +4 इंटू अल्फा इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन की कंडीशन पुट कर दिया, क्वेश्चन की कंडीशन पुट कर दिया। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -20, -20 इधर आएगा तो +20, 20/4 अल्फा इज इक्वल टू 5। गप से आंसर आ गया। कैसे आंसर आ गया, गप से, रसमलाई एकदम मुंह में डाल दिया, खप से पेट में चली गई, चबाना भी नहीं पड़ा। अभी चबाने वाले सवाल आएंगे फ्राइडे से। फ्राइडे से जो सवाल आएंगे वो कैसे होंगे, ऐसे रखेंगे, ऐसे ऐसे चबाएंगे आप, कुछ दिन बाद उनको भी चबाना सीख जाएंगे। अभी तो रसमलाई दे रहा हूँ, डालिए घप से पेट में ये सारे सवाल। ऐसे सवाल आपको मुंह जवानी लगाने आने चाहिए बिना डॉट डॉट और पेन के। ऐसे सवाल आप मन में लगाना सीख जाइए। बात समझ में आ रही है, ओके है, ओके है बेटा। अब नेक्स्ट चीज देखिए, अगला क्वेश्चन, इफ वेक्टर दिस इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर दिस देन फाइंड द एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर ए एंड यूनिट वेक्टर बी। कौन बता देगा। अगर ये वेक्टर इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना होगा यूनिट वेक्टर ए और यूनिट वेक्टर बी के बीच, कैसे निकालोगे, बोलो कैसे निकालोगे। अगर ये वेक्टर इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो यूनिट वेक्टर ए और यूनिट वेक्टर बी में एंगल कैसे निकालोगे, बोलो भाई बोलो, कैसे निकालोगे। दोनों का बोलो, जल्दी जल्दी लाइन ऑफ एक्शन बताओ, कौन बताएगा।
if this vector is perpendicular to this vector then find the angle between A and B. कौन निकालेगा? बोलो बेटा, बताओ, खड़े हो बताओ। हाँ हाँ, तो थीटा निकल जाएगा। सही बात है, ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे भी हो जाएगा। देखिए एक तरीका मैं और बता रहा हूं, इधर देखिए, इधर देखिए, एक तरीका और बता रहा हूं, दोनों को डॉट ले लीजिए। डॉट लेंगे तो 5, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस है, इसको खोल दीजिए। देखो बेटा इधर देखो, डॉट लिया तो ए डॉट 5, ए यूनिट वेक्टर ए डॉट 5 यूनिट वेक्टर ए, तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, बोलो। और फिर उसके बाद यूनिट वेक्टर ए -4 यूनिट वेक्टर बी, तो हो जाएगा -4 ए बी कॉस थीटा, उनके बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल, ठीक है ना। अब फिर तीसरा करो, प्लस ट्वाइस यूनिट वेक्टर बी इंटू 5 यूनिट वेक्टर ए, तो 2 5 का कितना हो जाएगा? 10 ए बी कॉस थीटा प्लस 10 ए बी कॉस थीटा, और ए और बी की वैल्यू तो 1 है, यूनिट वेक्टर है ना, तो 10 कॉस थीटा। अब देखो नेक्स्ट चीज देखो, नेक्स्ट चीज देखो कहाँ गया वो, ये वाला है ना 10, फिर उसके बाद -8 बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू 1 है, तो -8, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 6 cos theta is equal to 3. This implies that cos theta is equal to 1/2. This implies that theta is equal to 60 degree and you get the answer. लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को आप मुंह जवानी करना सीखिए, अभी धीरे धीरे मुंह जवानी करना सीखिए, ठीक है ना। मन में ही सोच लीजिए, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे होगा। अभी चलो कुछ दिन मैं बताऊं कि अब कैसे बताऊं, वो करके दिखाऊंगा तब समझ में आएगा, ऐसे मुंह से बोलने से नहीं। इस बार का जो जेईई मेंस का पेपर आया था, सुनिए, इस बार का तो खैर इजीएस्ट आया था, इस बार का तो खैर इजीएस्ट आया था पूरे अपनी हिस्ट्री में। रुक जाइए, पिछले 10 साल में इतना आसान जेईई मेंस नहीं आया था, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था, फॉर्मूला बेस्ड था, तो मुंह जवानी भी करने लायक था। मुंह जवानी भी 70% क्वेश्चन तो आप मुंह जवानी कर सकते थे, इतने आसान नहीं थे, इससे तो कठिन ही थे, इससे काफ़ी कठिन थे, ठीक है ना। अच्छा अब नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, इफ ए बराबर दिस एंड बी बराबर दिस देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। कौन बता देगा? हाँ उठाइए, दो वेक्टर दिए हुए हैं ये और ये, तो दोनों के बीच का एंगल निकालना है, कौन निकाल लेगा? जल्दी बताओ। अरे पहले लाइन ऑफ एक्शन बताओ तब बोलना। दो वेक्टर दिए हैं ये और ये, तो दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालोगे? कैसे निकाल, मुझे नहीं बताओ, लाइन ऑफ एक्शन बताओ, एंगल कैसे बताओगे, निकालोगे? बताइए। कैसे निकालोगे? बोलो बेटा। अरे इजी क्वेश्चन है यार, अब छोड़िए, अब ज़्यादा टाइम ले रहे हैं आप लोग। इधर देखिए, अगर वेक्टर ए इतना है बी इतना है, तो एंगल बिटवीन ए और बी निकालना है,
तो सबसे पहले आप क्या करिए, ए डॉट बी कर दीजिए, ए डॉट बी। बात समझ में आ रही है? ए डॉट बी क्या होगा, x1 x2 यानी कि 2 और प्लस y1 y2 यानी -2। तो ए डॉट बी कितना है, x1 x2 यानी 2 और y1 y2 यानी -2। ए डॉट बी कितना है, बोलो 0। तो एंगल कितना है, 90। ये तो कब से निकल गया, निकल गया ना। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब अगला पूछा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी ऑन एक्स एक्सिस। ए और बी का जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे कितना होगा। ए और बी का जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे कितना होगा, यानी उस वेक्टर का वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा। उल्टा करके यही पूछ रहा है, उल्टा करके यही बात पूछ रहा है। पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी ऑन एक्स एक्सिस, यानी ए और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे कितना होगा। तो एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन होगा वही तो वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो आपसे इनडायरेक्ट वे में ऐसे पूछ रहा है कि वेक्टर ए प्लस बी का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये पूछ रहा है। समझ में आया? जैसे मान लो कोई वेक्टर ऐसे है, कोई वेक्टर ऐसे है, तो इस वेक्टर का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे ये होगा, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे क्या होगा, ये होगा। ये तो रिजोल्यूशन हो जाएगा। प्रोजेक्शन क्या होगा, ए होगा। प्रोजेक्शन क्या होगा, देखो इस वेक्टर का एक्स एक्सिस से प्रोजेक्शन क्या होगा, ये होगा, और इस वेक्टर का वाई एक्सिस से प्रोजेक्शन क्या होगा, ये होगा। तो अगर ये वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे है तो एक्स एक्सिस से प्रोजेक्शन वाई होगा और वाई एक्सिस से प्रोजेक्शन एक्स होगा। अब बात समझ में आई? तो नहीं निकल जाएगा। अरे यही तो पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी ऑन एक्स एक्सिस। तो ए और बी का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ए प्लस बी। ए प्लस बी दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर दो दोनों को। बात समझ में आ रही है? दोनों को ऐड कर दो। एक मिनट, ये आई जे और के, और यहाँ के कंपोनेंट 0 है तो भी तो डॉट प्रोडक्ट 0 ही आएगा, एंगल 90 हो जाएगा। ठीक है ना। अब प्रोजेक्शन अलोंग, प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस पूछ रहा है, यानी कि वाई कंपोनेंट पूछ रहा है। तो वाई कंपोनेंट क्या होगा इस वेक्टर का, -2 + 1 यानी कि -1, -2 + 1 यानी कि -1। बात समझ में आ रही है ना भाई? किसी वेक्टर का एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन होगा वही तो उसका वाई कंपोनेंट होगा, वो वही तो उसका उसके वेक्टर में जो वाई कंपोनेंट की वैल्यू होगी। ठीक है ना। तो उसको पुट कर देंगे, आपको आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको? बोलिए भाई। अरे जल्दी बताइए यार, थोड़ा स्पिरिट नहीं दिख रही है। ऐसे मान लिया कि स्पिरिट इन द सेंस, एक लड़का तो हमको बता रहा है कि पूरा पूरा शीट उसने लगा दिया है, एडवांस वाली लगा रहे थे, बोल रहे पूरा लगा दिए। उसी तरीके से और भी ऐसे मान लिया हर चीज हम चम्मच से नहीं ना खिलाएंगे हैं। ये मम्मी का कवर है, ये पापा का कवर है, ऐसे कब तक चलेगा। तो आप लोग को ऐसे इतने सवाल मैं लगवा रहा हूँ, आप लोग शीट में आगे लगाना शुरू कर दीजिए, कंसेप्चुअल लगाना शुरू कर दिए, इसको रिवाइज करना शुरू कर दिए, है ना। बात समझ में आ रही है ना? हाँ। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आई प्लस जे। वेक्टर कंपोनेंट इस वेक्टर का बताइए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आई प्लस जे, यानी आई प्लस जे के अलोंग इस वेक्टर का कंपोनेंट बताइए। कैसे निकालेंगे, एक वेक्टर दिया हुआ है, फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ दिस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आई प्लस जे। ये भी एक वेक्टर है आई प्लस जे, और ये भी एक वेक्टर है। तो इस वेक्टर का इसके अलोंग कंपोनेंट क्या होगा, कौन बताएगा?
ए कॉस थीटा आ जाएगा और वही हो जाएगा। वेरी गुड, पीठ थपथपा दो उसकी। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, नया टाइप का था, आप लोग के लिए नया था। अब इसके बाद इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लेंगे, हाँ, लेकिन पहली बार इसने सोच के बता दिया तो अच्छी बात है, अच्छी बात है ना। अब देखिए ये लड़की कह क्या रही है, ये लड़की जो कह रही है वो एकदम सही कह रही है। फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ दिस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दिस, फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दिस, यही पूछ रहा है ना। तो ये लड़की कह रही है सर सबसे पहले दोनों का डॉट ले लेंगे, तो दिस डॉट डिट दिस क्या होगा, 2 इंटू 1 यानी 2 और प्लस 3 इंटू 1 यानी 3, ये डॉट प्रोडक्ट आ गया। और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है, सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 9 यानी कि 13, ये हो जाएगा अंडर रूट 13 और इंटू वेक्टर बी का मॉड, तो वेक्टर बी का मॉड क्या हो जाएगा √2, वेक्टर बी का मॉड क्या हो जाएगा √2, तो √13 इंटू √2 इंटू कॉस थीटा यानी दोनों के बीच का एंगल, ठीक है ना। तो अब ये लड़की कह रही है ये हो जाएगा √13 है ए, √2 है बी यानी ए बी कॉस थीटा होगा, बात समझ में आ रही है। तो ये लड़की कह रही है कि इस बी को इससे डिवाइड कर दीजिए, बी को डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 5/b, 3 प्लस 2 5 हो गया, 5/b और ये बराबर हो जाएगा a cos थीटा। और किसी भी वेक्टर का b की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, b की वैल्यू कितनी है √2 यानी 5/√2 विल बी द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a अलॉन्ग वेक्टर b। आप सीधी सी बात देखिए, इधर देखो बेटा, इधर देखो, जैसे इसमें जगह नहीं बची हुई है, इसमें जगह नहीं बची है, नेक्स्ट पेज पे बता रहे हैं, देखिए नेक्स्ट पेज पे देखिए खूब सफाई से, नेक्स्ट पेज से खूब सफाई से देखिए, देखो बेटा इधर, जैसे मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इनके बीच का एंगल थीटा है, देखो इधर इनके बीच का एंगल थीटा है, तो ए कॉस थीटा क्या होगा, वेक्टर ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में, यही पूछा है। ए कॉस थीटा क्या होगा, वेक्टर ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में, यही ना पूछा है। तो अगर आपको ये पूछा है तो वेक्टर ए दिया है और वेक्टर बी दिया है, तो ए डॉट बी निकाल लीजिए, ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, और ए कॉस थीटा क्या है, वेक्टर ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में, तो दिस इंप्लाइज दैट ए कॉस थीटा और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए in the direction of vector b, this will be equal to what, a dot b upon magnitude of vector b, ठीक है ना। वेक्टर ए पता है, बी पता है, दोनों का मैग्नीट्यूड पता है, तो ए डॉट बी करके मैग्नीट्यूड ऑफ बी से डिवाइड कर दीजिए, दिस विल बी द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। एकदम ठीक बोल रही है, ऐसे करके निकल जाएगा। अब ये क्वेश्चन नया था तो आसान, लेकिन पहली बार आपके सामने आया तो उसका दिमाग चल गया, इसलिए मैंने तारीफ की। लेकिन अगली बार से क्वेश्चन आएगा तो दिमाग चलना ही चाहिए, और इसी क्वेश्चन का अगली बार से इस तरह क्वेश्चन का जवाब देंगे तो वेरी गुड बस कहा जाएगा, ज़्यादा तारीफ नहीं की जाएगी, ठीक है ना। और नहीं आया तो क्या होगा, तो तब बताएंगे। अभी हम बंद कर रहे हैं ये